हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्जर केमिस्ट्री। मैं हूं नम्रता और आज का टॉपिक है अबॉव प्रिंसिपल। आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके। तो आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये अबॉव के बारे में है। ये प्रिंसिपल क्या होता है ये सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल्स में, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारा इस प्रिंसिपल को जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो जिसको भी इसमें कुछ भी डाउट है वो सारा इस वीडियो को लास्ट तक देखे, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड जिसको ऑलरेडी आता है देन ओके, आप चाहो तो फिर भी रिवीजन के लिए देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अबव का मीनिंग होता है, ठीक है, अबव का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये इस वर्ड का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। ठीक है। मतलब लाइक जैसे इस तरह से समझो कि आपका कोई आप कोई घर बनवा रहे हो, ठीक है, या कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रहा हो, तो वो आप कैसे जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, नींव रखते हैं घर का। तो इस तरह से एक ईंटे को दूसरे ईंटे से इस तरह से जोड़ते गए, फिर उसके ऊपर एक ईंटा रख रहे, फिर रख रहे हैं, इस तरह से करके मतलब इधर भी कंटिन्यू इधर भी कंटिन्यू, एक हमारा पूरा घर बन जाता है। ठीक है, एक हमारा पूरा बिल्डिंग बनता है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, बिल्डिंग अप। या फिर आप इस तरह समझो, आप किसी लैडर पे चढ़ रहे हो, पहले एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर नीचे से ऐसे स्टार्ट करके आप ऊपर तक जा रहे हो। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसको आप एक सर्टेन फिक्स किसी तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारा आपका क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे क्या बिल्डिंग किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का बिल्डिंग हो रहा है कि वो कैसे ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ठीक है। हम सब किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? एटम होता है। और एटम किससे बना हुआ? वो हमारा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो जो एटम का न्यूक्लियस पार्ट होता है वो क्या होता है? वो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ होते हैं? सराउंडिंग्स में होते हैं। ठीक है। जैसे समझने के लिए अगर समझे तो ये एक एटम हो गया, ये एक एटम का न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। और जो हमारा, ठीक है, सराउंडिंग जो हो गया वो, ठीक है, सर्कल में भी थोड़ा बहुत वो हो रहा होगा, बट लेकिन आप समझने के लिए समझो कि ये जो न्यूक्लियस पार्ट है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये प्लस हो गया। यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, दूसरे कलर से लिख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो लाइन्स है, ठीक है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, वो किस में रहते हैं? वो ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ठीक है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का घर होता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल्स में होंगे, कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा अभाव बताता है। ठीक है। तो अभी जो अभाव का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि ये फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये अभाव जो है हमारा, अभाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को बताता है ऑर्बिटल्स में। जैसा कि आपने भी देखा कि इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, एटम्स के सराउंडिंग्स में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिल किया जाएगा वो हमें अभाव प्रिंसिपल से पता चलता है। ठीक है। और ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख ले कि तो फर्स्ट ये प्रिंसिपल एक्चुअली क्या कहता है। इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड देन दे फिल हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो लोएस्ट से हायर की साइड जाते जाएंगे। पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल, फिर उसके बाद, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल क्या होता है? ठीक है। इसके लिए अब्बा ने, ठीक है, इसके लिए अब्बा ने हमें ये ये डायग्राम दिया है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो उसको एनर्जी डायग्राम बोलते हैं। और ये एक शॉर्टकट तरीका है, एक तरह का ट्रिक है जो उन्होंने दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी। जैसे इससे पता चलता है हमें कि 1s का सबसे लो एनर्जी है, फिर 2s आता है,
फिर आपका 2p आता है, फिर 3s आता है एंड सो ऑन, ठीक है। और ये कैसे आता है ये अभी आगे अभी एक्सप्लेन करूँगी मैं, ठीक है, बस अभी जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम को कैसे लिखते हैं, इसका एक तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका, तो इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, बस उस तरीके को समझने का जरूरत है, तो आप इसको लिख लोगे, इसको समझ जाओगे तो आप ये एनर्जी ऑर्बिटल्स का एनर्जी के समझ जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे ये समझ जाओगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत हेल्प होगा। तो अभी सबसे पहले बात कर किया जाए कि यहाँ पे जो आपको 1 2 3 4 दिख रहा है वो क्या है, ठीक है। ये जो इस जगह आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, ये 1 2 3 4, ये सारा जो है ना वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एस पी डी एफ ये आपके सबसेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके सबसेल्स होते हैं। और हर सबसेल में आपके क्या सबसेल जो होते हैं उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। जो एस सबसेल हुआ उसमें आपका एक ऑर्बिटल होता है, जैसे एक बॉक्स बनाया है मैंने ऑर्बिटल के लिए बनाया हुआ है, तो हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। हर एक घर में 2 लोग रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते, एक रह सकते हैं या नहीं भी हो सकते, रूम खाली रह जाए, बट 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो सेम उसी तरह जो पी सबसेल है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो जब हर एक में 2 रह सकते हैं तो 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे यही लिखा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स पी के लिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। एफ के लिए 7 ऑर्बिटल्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये बात हो गया आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये जो अरेंजमेंट किया गया है ऑर्बिटल्स का, वो किसके बेसिस पे किया गया है, ये एक रूल होता है N+L रूल, ठीक है, इसके बेसिस पे ये डायग्राम को अरेंज किया गया है। तो ये जो रूल है आपका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एनर्जी है ये N+L रूल के बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। ये आप समझ लो बस, और इसको आपको लिखने में एज सच कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है। आप एक बार इसको समझ लोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है लिखने का। अगर आप 11th क्लास के तो मे बी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ दे क्लास के एग्जाम्स में, तो आपको ज़रूरत होगा। बाकी इसको बस समझ लो तो होगा कि आपको समझने में आसान रहेगा। कभी आप भूल जाओ तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो N+L, अब देखो जो नाम है उसी में मतलब है। N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे L जो है वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो जैसे कि आपने 1s लिखा, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो सबसेल्स होते हैं ना, इससे हमें l का वैल्यू पता चल जाता है। जो सबसेल्स होते हैं उससे, जैसे कि l अगर आपका 0 है तो आपका सबसेल s आएगा, l की वैल्यू 1 है तो सबसेल्स आपके p आएंगे, इसकी वैल्यू 2 है तो फिर d, और ये आपका 3 है तो f, ठीक है, 4 है तो g, इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपको f तक का ही ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, और अभी आपको क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप बस ये समझ लो, ठीक है। और याद रखना कि L की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे इरेज कर दिया, तो बैक जा करके नोट कर लेना L की वैल्यू वाला। अब यहाँ पे देखो वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है, सिंपली वैल्यू लिखो। N, अब 1s में N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है 1, तो 1। L क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने, S के लिए L आपका 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 आएगा वैल्यू। यहाँ पे n क्या है 2, यहाँ पे L क्या है फिर 0, तो इन दोनों ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2p, ठीक है। यहाँ पे n क्या है 2, p के लिए L की वैल्यू 1 है, ठीक है, बताया मैंने अभी, p के लिए L की वैल्यू 1 है, तो ये ऐड करके क्या हो गया 3। फिर 3s, यहाँ ये n की वैल्यू 3 है और s क्या हो गया 0, तो फिर 3, ठीक है। अब देखो रूल ये है कि जो N+L का वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ना वो जितनी कम आएगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो सबसे कम वैल्यू किसका है, 1s का वैल्यू सबसे कम है, तो 1s की वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 1s का होगा।
फिर उसके बाद देखो किसकी है, टू, एन प्लस एल किसकी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, किसके लिए आ रही है, 2s के लिए आ रही है। तो फिर इसकी एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी बट कम होगी। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे टाई हो रहा है, ठीक है, इनके बीच में मैच हुआ और इनके बीच में क्या हो गया, टाई हो गया। अब देखो अब इनमें से कौन आगे जाएगा, ठीक है, जैसे आप मैच भी खेलते हो तो कुछ ना कुछ टाई भी हो जाता है, तो कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, एक ओवर एक्स्ट्रा खिला दिए कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब अगर n प्लस एल का वैल्यू टाई हो जाए, इन n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी कम है, 2p की n की वैल्यू कम है, तो इसीलिए 2p की एनर्जी 3s से कम होगी और 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब भी n प्लस एल आपका सेम हो जाए तब हम n देख रहे हैं, तब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, ठीक है। जब इनका सम सेम हो जाए, फॉर सेम, जब ये सेम हो जाए तो सी एन, ठीक है, तब हमें एन देखना है। एन जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर है, ठीक है, ये समझने के लिए काफ़ी है। बाकी हमें बस देखना है कि वो एनर्जी डायग्राम कैसे दिखता है, आपका सब काम उससे हो जाएगा, ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा एनर्जी डायग्राम। अब हम तरीका देखने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो तो फिर कुछ इश्यू नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। पहले आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना है जो एस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एन की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। पी जो है, पी और वाइटल की आपकी जो वैल्यू होगी एन की हमेशा 2 से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग। अब जो डी है उसका जो स्टार्टिंग रहेगा वो हमेशा 3 से होगा और एफ के लिए जो स्टार्टिंग होगा वो हमेशा 4 से होगा। इसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर कभी भी। तो अभी आपने रीज़न तो देख लिया कि जो मैं अब लिखने वाली हूँ कि पहले 1s फिर 2s, उसका रीज़न n प्लस एल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो वो अब एक्सप्लेन नहीं करना है दोबारा। तो अब सबसे पहले तो आपको पता है कि लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी, ठीक है। सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की होगी तो आपने 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे क्या करना है कि ऊपर से नीचे से या फिर नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, मैं ऊपर से नीचे बता रही हूँ। तो ऊपर सबसे पहले 1s में देखो सिर्फ s ही आता है, ठीक है, इस बात को देखो। 1s में क्या 1 जब भी आ रहा है तो सिर्फ s आ रहा है, इसमें और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा सिंगल ही लिखाएगा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। तो टू के साथ क्या होगा, जब ये स्टार्टिंग है तो मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी आ, सो ऑन, ठीक है, 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। तो आपको 1 2 3 4 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो आप सेकेंड लाइन में 2 लिखोगे, 2 के साथ s आ गया, फिर 2 के साथ p आ गया। डी तो आ नहीं सकता क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 है। नेक्स्ट लाइन आपको आना है, उसमें 3 लिखना है, ठीक है, 3 बार 3 लिख दो इस तरह से। तो 3 के साथ s तो आना ही है तो s लिख दिया, 3 के साथ अब p भी आना ही है तो p लिख दिया, फिर 3 के साथ अब क्या है, d भी आएगा, ओके, तो d लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट लाइन आओ, उसके बाद 4 लिखो, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 हो गया, 4 लिखना है हमें, 4 को भी 4 टाइम्स लिख दिया। 4 के साथ तो ऐसा आएगा ही, 1 से स्टार्ट है तो उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है। 2 से स्टार्ट है तो 2 3 4 भी आएगा, पी के लिए भी आएगा, डी के लिए भी आएगा 4, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब 4 के साथ हम एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है वो आपका एफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एफ लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ गया, इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपको बारी बारी से 1 2 3 4 लिखना है। नेक्स्ट लाइन में आपको 5 लिखना है, ठीक है, तो एफ तक का ही लिखना है, तो 5s 5p 5d 5f लिख दिया, फिर आपको 6x 6p 6d, ठीक है, यहाँ पे 6f भी लिख सकते हो, बस मैंने लिखा नहीं, उसका उतना नीड नहीं आएगा, 7s 7p, ठीक है, 7d, इस तरह से 7f भी आ सकता है, तो 7 तक रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको लाइन क्रॉस करना है, ठीक है, आपको आना है, ये आपका क्या है, राइट हैंड है जिससे आप लिख रहे हो, तो राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट क्रॉस कर दिया, ठीक है, फिर इसको भी राइट से लेफ्ट किया, फिर ये देखो जो जो कट रहा है ना वो काटते जाओ, ठीक है, इधर से 2p, फिर जब यहाँ से कट किया तो 3p 4s किया, ठीक है।
और ये सबको आपको ना 1 2 3 4 एक दूसरे के नीचे ही लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से चलना है और इस तरह से चलोगे तो फिर देखो इस तरह से कटेगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं इस पर बता रही हूँ कि जब आपने चलना चालू किया यहाँ से, फिर ये ऐसे, ठीक है, उस तरह से होगा, फिर ये इधर से आएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब जब आप लिखोगे तो पहले आपने किसको काटा, 1s को काटा तो 1s आ गया। फिर जब आपने किया तो किसको काटा, जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो फिर आपने 2s को काटा, ठीक है। फिर आए तो कहाँ गया, 2p के पास। फिर 2p के बाद किसको काट रहे हो आप, इधर से चल रहे हो तो कैसे आ रहा है 2p, फिर 3s पहुँच रहे हो तो 3s हो गया, ठीक है। फिर जब ऊपर से जा रहे हो तो कहाँ से आ रहे हो, ये ऐसे नहीं होगा, ओके, हाँ। तो फिर जब आप नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो तो फिर किस तरह से आ रहे हो, पहले 3p फिर 4s, 3p फिर 4s। सिमिलरली फिर यहाँ से स्टार्ट किया आपने तो फिर आया 3d 4p 5s, ठीक है। ये आपका पूरा एनर्जी है, इंक्रीजिंग एनर्जी है, 1s की कम, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p, ठीक है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी बढ़ते जा रही है, ओके। अब बात आता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये सोडियम, ठीक है, सोडियम एटम का मान लिया हमने, तो इसका आपका एटॉमिक नंबर 11 है, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो गया आपका 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपको पुट करना है। तो 1s लिखा, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी के पास ही इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ठीक है। 1s लिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला गया। अब 2 ही क्यों गया, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, ठीक है, कि s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चल गए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा 2s, ठीक है। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अभी 9 है। फिर s के पास 2 ही जा सकता है तो इसके पास आपने 2 कर दिया, अभी कितने बच गए आपके पास 7। अब देखो अगला क्या आ रहा है 2p, फिर 2p किया, 2p के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6। अभी इसको कट गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा, देखो यहाँ तक ऐड करो तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो 1 बचा। अब क्या है 3s है नेक्स्ट, इसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स 1 चलेंगे, ठीक है, कम हो सकता है मतलब, ठीक है। ये आपका हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अब्बाओ का यही काम है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके ऑर्बिटल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, किस पे पहले जाएगा, बाद में कौन से किस पे जाएगा, ये आपको अब्बाओ से पता चलता है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल जो है आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो में मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू।